कल हम ये देख रहे थे कि किसी भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो देखो किसी स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन हो सकती है कांस्टेंट वेलोसिटी। यस सर। रेक्टिलिनियर मोशन हो सकती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। फिर रेक्टिलिनियर मोशन हो सकती है वेरिएबल एक्सेलरेशन से जो फंक्शन ऑफ टाइम है। फिर रेक्टिलिनियर मोशन हो सकती है वेरिएबल एक्सेलरेशन से जो फंक्शन ऑफ पोजीशन डिपेंडेंट है। इसी तरह से भाई तुमने देखा होगा सर्कुलर मोशन भी होती है। यस सर। समझ रहे हो ना? तो यस। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर जैसी सिचुएशन। फिर यहाँ पे dv बाई डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी और यहाँ पे v dv बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हम काइनेमेटिक्स में डिटेल में डिस्कशन कर चुके। हाँ जी सर। तो तुम ये देखो कि अलग अलग टाइप की मोशन के लिए हमारी जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इक्वेशन थी वो भाई अलग अलग तरह की होती है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो अब जब मतलब मोशन तो अलग अलग तरह की दुनिया में एनालाइज हो ही रही थी। देखो इस टॉपिक को ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गया तो तुम लोगों की ना काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अलग अलग तरह की मोशन होती थी तो भाई इन्होंने ये देखा कि मतलब इस दुनिया में सब मोशन कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैं। तो उनमें से सडनली उनको एक इस तरह की मोशन दिखाई दी कि विद इन द बाउंड्री कोई एक ऑब्जेक्ट है। वो क्या करती है? वो इधर जाती है पहले, फिर वो उसी पाथ के ऊपर, मैं थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ, फिर भाई वो इधर जाती है और फिर वो नीचे जाती है। एक साइकिल पूरा हो गया। फिर जब रिपीटेशन शुरू हो जाएगा ना अब ये फिर आगे जाएगी तो ये इसी को रिपीट करती रहती है। तो अगर हम इसको ओरिजिन ट्रीट करें जो कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में यूटिलाइज होता है। तो देखो इस डिस्प्लेसमेंट के इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक फिक्स लेवल तक इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर दूसरी तरफ फिक्स लेवल तक इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो ये अलग अलग टाइम पे ये बॉडी अलग अलग जगह होती है। देख पा रहे हो? यस। पर अपनी मोशन को रिपीट करती है। तो अब किसी ने इस तरह की मोशन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो लोग डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे थे कि भाई जैसे एस इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये इस तरह की चीजें। तो जिन्होंने इस तरह की मोशन को आइडेंटिफाई किया वो इनके पास चले गए कि भाई हमारी इस तरह की मोशन की इक्वेशन भी लिख दो तुम यार, कुछ तुम्हें पता होता मैथमेटिक्स पढ़ी है तुमने, समझ पा ठीक रहे है हो? सर। तो अब ये तो बेचारे सोच विचार में पड़ गए कि भाई अब हम इसका क्या जवाब देते, एक ही रीजन ऐसा 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 हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो हाँ सर। जब एक ही बाउंडेड रीजन में टू एंड फ्रो मोशन को ऑब्जर्व करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे लोग वो गए कुछ मैथमेटिशियंस के पास में और उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग इतनी सारी इक्वेशन लिखते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम की, कांस्टेंट वेलोसिटी की भी लिख देते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की भी लिख देते हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन की भी लिख देते हो। तो यार तुम हमारी इस बाउंडेड रीजन में जो ये टू एंड फ्रो मोशन होती है ये अलग अलग टाइम पे कहाँ होगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैसे बताएं, इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन लिख दो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो उसको डिफाइन कर दे मतलब। जो इसको डिफाइन करते। सही बात है। तो अब ये बेचारा सोच विचार में पड़ गया भाई हमेशा ही एक क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे, ये तो बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, हमने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था। पर यस सर। वो ये कहता है ना कि देखो भाई जब किसी चीज की नीड होती है तो ही उसका इन्वेंशन होता है। यस सर। मान लो नीड ही नहीं है तो फिर इन्वेंशन का है।
जो रिक्वायरमेंट होती है तो ये तो हमें पता चलता है। तो हाँ सर। अब क्या हुआ, तो ये लोग काम पे लग गए। इन्होंने सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना इस तरह की मोशन ढूंढते हैं कि इस तरह की मोशन करता कौन है। ठीक है। ठीक है तो अब ना बहुत थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मतलब मैं तुम्हारे से रिपीटेडली ये बात कह रहा हूँ कि ये इस चैप्टर का मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसको थोड़ा सा सीरियस होकर समझो। अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी, तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो इन्होंने पता है क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन के ऊपर घूम रहा है, समझ रहे हो। यस सर। तो अगर हम इस पार्टिकल से किसी एक डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, सर्कल के किसी भी एक डायमीटर के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मुझे लग रहा है तुम्हारी क्लास के बीच में बंद, तो अगर मैं बंद कर दूं तो ये कांड। सुना ही नहीं दिया सर ढंग से आपने क्या कहा। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे यहाँ ना भी गेस्ट आ सकता है अभी, तो अगर तुम्हारी क्लास बंद हो जाए बीच में तो ये समझ लेना कि कांड हो गया। ठीक है सर। आजकल यार इतनी समस्याएं हैं लाइफ में, मैं भी दुखी हूँ। कुछ तो पढ़ाने का चार्म पहले ही खत्म हो रखा था, कुछ ये इस 2 सालों में ना जिंदगी खराब हो, बच्चों की भी होगी। अब देखो देखो, ये 4 नंबर है भाई, फिर मैं बात बताऊंगा यहाँ पर 5 नंबर है, ये फिर यहाँ से ये वैसा आ जाएंगे यहाँ तक, ये आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के ऊपर सर्कुलेट होता है, अगर कोई एक पॉइंट मास किसी सर्कल पे सर्कुलर मोशन करता है, देख रहे हो ना रेड पार्टिकल, यस सर। ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, घूम पर रहा है सर। इसकी जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम इस पार्टिकल की मतलब इस पार्टिकल से सर्कल के किसी भी डायमीटर पे परपेंडिकुलर डाल दें, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ये नहीं कह रहा। देखो मैंने इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से सर्कल के एक डायमीटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तुम किसी पे भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। तो डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पार्टिकल रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाता है, ये ब्लू कलर के क्रॉस की बात कर रहा हूँ। अब तुम इन सारे की सारे 6 मोशन में, ये पार्टिकल तो ऐसे घूमेगा, अब तुम ऑब्जर्व करो ये क्रॉस कहाँ जा रहा है।
बोलो भाई, तुम ये देखो यार, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में। तुम अभी देखो, मान लो कि मेरे पास ना ये वाला सर्कल, ठीक है। तो तुम ये देखो कि अगर एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है ऊपर को, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है, उसका इंटरसेक्शन ये है। यस सर। अगर ये थोड़ा पहले हो यहाँ, तो ये इंटरसेक्शन यहाँ होगा। हाँ सर। अगर ये थोड़ा यहाँ होगा, तो ये इंटरसेक्शन यहाँ चला जाएगा। ये थोड़ा आगे होगा तो ये इंटरसेक्शन यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ पे होगा तो ये इंटरसेक्शन यहाँ होगा। फिर ये यहाँ होगा तो ये इंटरसेक्शन यहाँ होगा। अब जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो भाई ये इंटरसेक्शन फिर इधर को चलने लगेगा, आप देखो। तो बेसिकली इस सर्कल पर जब ये पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करेगा, तो ये जो ये ब्लू क्रॉस है, ये ऐसे ऐसे चलेगा। चलेगा सर। तो अब तुम ये देखो कि इस इंटरसेक्शन की जो मोशन है उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, एक ही जैसी तो है। यस सर। ये भी एक फिक्स पॉइंट से राइट और लेफ्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस आ जाता है। और अगर हम इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट, सेंटर ऑफ सर्कल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये भी रेडियस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके वापसी कर लेता हाँ सर। है। तो इनको ये लगा कि भाई अगर हम इस सर्कुलेटिंग पार्टिकल को इन्वॉल्व कर लें, यस सर। तो हम इसकी हेल्प से ऑसिलेटिंग बॉडी के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। तो अब मेन काम यही आया कि इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें इसी सर्कल के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमने वाला पार्टिकल जो है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर। एग्री हो ना इस बात से? हाँ सर। ध्यान से समझ, एक एक चीज है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे देखो। मान लो ये सर्कल, इस सर्कल के ऊपर हम ये मानते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से अपनी मोशन इधर की तरफ चलता है। ये यस सर। पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर, तो जब हम इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो सर्कुलेटिंग पार्टिकल है वो कहाँ पे है। तो देखो ये यहाँ पे हो सकता है, या फिर इसके नीचे यहाँ पे हो सकता है। हाँ सर। पर तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि मोशन मैच होनी चाहिए। अब देखो, अगर तुम ये कह देते हो कि ये पार्टिकल जो ऑसिलेटिंग है वो यहाँ से इधर की तरफ चलता है टी इक्वल टू जीरो पर, और तुम सर्कुलेटिंग पार्टिकल को मान लेते हो यहाँ पर, तो इसको तो हमेशा इसी डायरेक्शन में घूमना है। तो ये थोड़ी देर में यहाँ चला जाएगा। तो जब ये यहाँ आएगा तो तुम ये देखो कि जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है वो तो इधर की तरफ आना चाहिए। यस सर। ये जा किस तरफ रहा है? जा लेफ्ट की तरफ रहा है लेकिन इसका मतलब राइट में ले आए हम। हाँ, इसका मतलब ये वाली पोजीशन अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है सर। ये वाली पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ देखो भाई, ये थोड़ी देर में आगे चला जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये वाली पोजीशन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है। यस। इसका मतलब जब ये t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, तो t इक्वल टू जीरो पे सर्कुलेटिंग पार्टिकल भी, अगर हम विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन देखेंगे, तो इसने भी कुछ ना कुछ एंगल बनाया यहाँ यस सर। फाइव। ठीक है सर। ये ये इसकी जो रेडियस है ये ए है, जो एज सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी में एम्पलीट्यूड हम आगे पढ़ेंगे, उसके उसको डिफाइन करते हैं थोड़ा बहुत, तो 9 10 कभी याद होगा। यस सर। तो अब ये होगा भाई, इस फाइव को हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी, मान लो ये है, इसका एम्पलीट्यूड है मान लो 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहते हैं कि ये बॉडी अपनी मोशन 8 सेंटीमीटर से स्टार्ट करती है, तो तुम ये देखो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये 80 तो होगा।
हाँ सर। और भाई ये कितना है, ये 10 होगा। यस सर। तो cos फाइव कितना होगा, 8/10, वैल्यू निकल जाएगी। यस सर। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, कि अगर हम यहाँ फाइव की वैल्यू देख रहे हैं तो ये कैलकुलेट होने वाली वैल्यू है, कभी तुम ऐसा सोचो कि हम ऐसे इसको लिख रहे हैं। सर वो 10 कैसे होगा? फिर हम मतलब मान लिया ना भाई हमने कि ये बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो 10 है, यहाँ से यहाँ तक का 10 है ये पूरा। तो ये जो बॉडी ऑसिलेट हो रही है वो इस बाउंड्री में ही तो ऑसिलेट हो रही है भाई, तो ये इतना ही तो 10 होगा ना पूरा का पूरा। तो ये भी सर्कल के, ओके सर। ये भी 10 होगा यहाँ तक तो। ओ- अब एट टाइम टी, मान लो ये थोड़ा आगे चलता है, ये एट टाइम टी की सिचुएशन है, टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है सर। ये सर्कुलेटिंग बॉडी कितना एंगल ट्रेवल करेगी, ये बॉडी एंगल ट्रेवल करेगी ओमेगा टी। यस सर। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो उस टाइम टी पे यहाँ होगा, होगा सर। इस जगह। ये क्या चीज है, ये जो मैंने रेड एरो बनाया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी एट टाइम टी, एक्स टी। यस सर, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। हाँ, ये ओरिजिन अगर हम मान लें, तो अगर तुम्हारे से कोई पूछे एक्स टी कितना है, तो ये होगा, देखो ये रेडियस इसकी ए होगी, यस सर। इस रेड कलर की आर्म और इस बेस के साथ जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को देखो, क्या ये तुम्हें लग नहीं रहा कि ये ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है? बोलो, हाँ सर। नहीं एग्री करते इस बात? कहते हैं सर। मतलब ये एक इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है जिसमें इसका जो बेस है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी एट एनी टाइम टी है, ये एक्स, और ये जो ये एंगल है, अगर यहाँ से मेजर करोगे तो ये 5 + ओमेगा टी है एट टाइम टी। मैंने ये वाली लेंथ निकाल दी है। यस सर। इसका मतलब जो बॉडी यहाँ से मोशन शुरू करेगी, जिसकी स्टार्टिंग की पोजीशन मेरे लिए अननोन है, वो कुछ भी हो सकती है, मैं वैल्यू रखता बस यहाँ फाइव की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग रख दूंगा, और वो लेफ्ट की तरफ जाती है और वो सर्कुलेट होती है सिंपल हार्मोनिकली, तो उसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को मैं इस इक्वेशन से लिखूंगा, ठीक है सर। जिसमें हम आगे पढ़ेंगे भी। ये जो ये वाली टर्म है ये कहलाती है फेज, और ये जो ये वाली टर्म है ये कहलाती है फेज डिफरेंस। फेस टिप। ये एक्चुअली में हमें ये बताती है कि जब दो बॉडी अलग अलग हैं तो वो अपनी पोजीशन कहाँ कहाँ से शुरू करती है, ये उनकी इनिशियल पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को प्रेडिक्ट करती है, क्योंकि अलग अलग इनिशियल पोजीशन के लिए फाई अलग अलग होगा। यस सर। तो देखो यार, बहुत ध्यान दे, एक चीज समझ कर है ना, जहाँ भी किसी को डाउट है मुझे बता जो सर ये पार्टिकल से हम परपेंडिकुलर डालते हैं डायमीटर पे, वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो एसएचएम कर रहा है या फिर ऑसिलेटरी मोशन? दो। नहीं, वो जो सर्कुलेटिंग बॉडी है ना, वो तो यस सर। सर्कुलर मोशन में है वो तो। वो नहीं कह रहा सर मैं, जो डायमीटर इंटरसेक्शन पे जो है, हम हाँ, इंटरसेक्शन करवा रहे हैं। वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इस चीज को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है सर। हम देखते जाए, अब हमने मान लिया कि जो कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, अब हम उसकी बात करें, तो ये ऑसिलेटिंग बॉडी है जिसका एक साइड ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, और ये बॉडी टी इक्वल टू जीरो पे अपनी राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ शुरू करती है। ठीक है सर। तो अब हम इस कंडीशन को यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब भी तुम्हें किसी सर्कुलेटिंग बॉडी ऑसिलेटिंग बॉडी की इक्वेशन लिखनी पड़े, तो तुम क्या करो, ऑसिलेटिंग बॉडी का टी इक्वल टू जीरो पे सेटअप बनाओ, और उसको एक सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग ऐसे एडजस्ट कर दो। हाँ सर। तो इसको हम टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। यस सर। इस केस में फाइव कितना हो जाएगा, देखो फाइव ये वाला एंगल था, तो ये नीचे आ गया तो जीरो ही तो हो गया। यस सर। अब अगर तुम यहाँ से देखोगे इसको, तो
ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन आफ्टर टाइम t, ये तो यहाँ पहुंच गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरसेक्शन का, वो यही तो है। हाँ सर। तो बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है, ये एट टाइम की डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये ओमेगा टी नहीं। ओमेगा टी। तो ये अगर ए है तो क्या यहाँ से एक्स टी ए कॉस ओमेगा टी नहीं है? है सर। तो ये उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है और भाई राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ जाती है। यस सर। बताओ ये बात समझ नहीं आई? आ गई सर। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी सिचुएशन में हम ये सोच सकते हैं कि एक बॉडी टी इक्वल टू 0 पर यहाँ से अपनी मोशन शुरू करती है इधर की तरफ। कहाँ से? अपने मीन पोजीशन। ठीक है। यस सर। तो इसके लिए जो सर्कुलर मोशन बनेगी, अगर मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करूं तो कुछ इसी तरह की ही तो बनेगी कि ये सर्कुलेटिंग बॉडी यहाँ होनी चाहिए टी इक्वल टू 0 पर, अगर ऑसिलेटिंग बॉडी यहाँ पे है। बोलो। हाँ सर। एट टाइम टी ये यहाँ पहुंच जाएगी, तो भाई ये यहाँ पे पहुंच जाएगी ये। यस सर। तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स टी। ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। होगा सर। ये भी ओमेगा टी होगा। तो क्या यहाँ पे एक्स टी, देखो एक तो ये ओरिजिन के लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा। क्या ये ऐसा नहीं है? बोलो। यस सर। चेक कर देखो, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ज्योमेट्री बना बना के मैं इस डिस्टेंस को लिख रहा हूँ। ये डिस्टेंस मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के साइन थीटा लिख दिया, इस एंगल को मैंने ओमेगा टी लिख दिया। और चूंकि मैं ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा हूँ तो इस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। हाँ जी सर। बताओ किसी को भी सर ये एक बार फिर से बता दो। भाई ये ट्राइंगल है ना, ये पूरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल ओमेगा टी है क्योंकि ये इसी का ही तो अल्टरनेट है। और मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी, ये मेरे लिए ए है, तो मैंने लिख दिया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। पर चूंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट में है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट माइनस लिख दिया। बोलो। फ्रेंड नहीं समझ आया? ओके सर। यस सर। अच्छा, अगर इसी बॉडी को हम राइट की तरफ ट्रेवल करते हुए देखते, देखो यहाँ पे तो ये मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जा रही है ना। हाँ सर। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई ये मीन पोजीशन से ही राइट की तरफ जाती, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी हो सकता। ये इधर की तरफ जाए। तो माइनस ना आता बस। नहीं भाई, सारी चीजें बदल जाएंगी, देखते हैं भी। मतलब हम दिमाग से कोशिश कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सारी चीजों को पहले ठीक से लिखेंगे क्योंकि इसी इक्वेशन के ऊपर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये यहाँ पे आ गया टी इक्वल टू 0, सर्कुलेटिंग बॉडी तो यहाँ होगी ना। आफ्टर टाइम टी ये बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी, ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। तो ये जो ऑसिलेटिंग बॉडी है ये इसका इंटरसेक्शन होती है तो यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट यही तो है, एक्स टी। हाँ सर। अब देखो एक्स टी कितना है, एक्स टी है ये एंगल ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है, तो ये कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी। बोलो ये बात समझ नहीं आई? जो सर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, इसका हमेशा हम मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। का मोशन हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रखना है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर क्लॉकवाइज तुमने कर लिया
तो भाई फिर तुम्हें वहां पे भी एक करेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर इस ओमेगा टी को भी तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गया। अब मुझे ये बता दो कि तुम्हें इतनी बात समझ आने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बस ये बताओ। नो। देखो, अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड इक्वेशन लिख डाली, तो इसका मतलब अब तुम किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की इक्वेशन इस बात के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि वो अपनी मोशन कहाँ से शुरू कर रहा है। और नॉर्मली जो 11th की क्लास है उसमें ये बता देते हैं कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसकी इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी होती है, या फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है, या फिर कॉस बता देते हैं ज्यादा से ज्यादा। यस सर। देखो, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। समझ गया ना? ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करने वाली एसएचएम के लिए कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्योंकि जो बॉडी अपनी मोशन कहीं से भी शुरू करेगी उसी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दूसरे से डिफर करेगा। हाँ, और हमने कल कहा था कि पोजीशन उसकी इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट हो सकती है, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन भी इनफाइनाइट हो सकता है भाई। यस सर। कोई बॉडी एसएचएम कर रही है, देखो हर एक पोजीशन से दो दो सेट बनेंगे, एक इधर जाने का एक इधर जाने का, एक इधर जाने का एक इधर जाने का, यहाँ से भी एक इधर जाने का एक इधर जाने का, राइट एक्सट्रीम से एक चांस है लेफ्ट में जाने का, और लेफ्ट एक्सट्रीम से एक चांस है राइट में जाने का। तो ये कितनी पोजीशन है भाई, तुम अगर देख पा रहे हो इनफाइनाइट तो है ये। इनफाइनाइट है सर। तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल को एक्सप्रेस किया जाएगा विद डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और उसकी पोजीशन के हिसाब से फाई चेंज हो जाएगा। उसकी पोजीशन के हिसाब से फाइव चेंज हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ इसमें कुछ नहीं होगा। देखो, अगर कोई ये कहता है कि एक पार्टिकल a/2 से शुरू करता है अपनी मोशन, का एम्पलीट्यूड है a, वो अपने मिड से शुरू करता है मतलब a/2 से। समझ गए? और भाई लेफ्ट की तरफ करता है। ठीक है? यस सर। उसके लिए तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, मतलब पूछेगा तो वो बहुत सारी चीज, पर हम स्टार्टिंग तो यहीं से ही करेंगे। सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम इस सिचुएशन को सर्कुलर मोशन की हेल्प लेके यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तुम देख रहे हो भाई कि t इक्वल टू जीरो पे जो ऑसिलेटिंग बॉडी है वो कहाँ पर है। अगर किसी को किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे बीच में टोक दो। ये भाई t इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है इसकी। यस। तो अगर ये यहाँ पे है और ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो तुम देख पाओगे कि ये कहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे होंगे भाई। सब नीचे वाली पोजीशन इसको डाइजेस्ट नहीं होगी क्योंकि वो फिर राइट की तरफ जा रहा होता है। हाँ सर। अब ये t इक्वल टू जीरो पे इसकी पोजीशन है। अब आफ्टर टाइम t, थोड़ी देर बाद ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी पे यहाँ आ जाएगा ना इधर की तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका टाइम टी पर। तो ये कितना, अब देखो यहाँ फाइव तुम्हें पहले से ही पता है। फाइव कितना है यहाँ पे? cos फाइव देखो, a/2 अपॉन a, 1/2। फाइव निकल तो गया 60 डिग्री। यस सर। और ये ओमेगा टी इसमें और ऐड हो गया, और ये जो अब नया ट्राइंगल बनेगा इसमें ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5/3, 60 डिग्री। तो इसमें ये तो a है, ये डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t। तो तुम अगर एक्स टी निकालोगे तो ये कितना होगा, ये यही तो होगा भाई, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ तक बता दो किसी को क्वेश्चन किया है तो यहाँ फाइव की वैल्यू 60 है। इसी तरह से अलग अलग जगह से मोशन शुरू होने में फाइव की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट होगी। यस सर। बताओ, नहीं समझ आएगी क्या? आ गई। अगर यही बॉडी लेफ्ट की तरफ ना जाकर राइट की तरफ जा रही होती ऐसे, तो उस टाइम पे ये यहाँ पे होता t इक्वल टू जीरो पे। अब ध्यान से देखते रहना। तो
t इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे होता तो ये वाला एंगल 60 होता। यस सर। जब ये 60 होता तो एट टाइम t ये थोड़ा सा आगे खिसक जाता भाई, तो ये यहाँ पे आ जाता। तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम t पे फिर हम ये काउंट करते। तो अगर इसको हम काउंट करते तो हमारे लिए ये वाला ट्राइंगल बन रहा होता। तो इस ट्राइंगल में अब तुम देखो कि भाई ये जो ये वाला एंगल है ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये 60 माइनस माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी है। अब ये वाला तुम्हें चाहिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स टी इक्वल टू ए कॉस 5/3 माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह से तुम हर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन लिख लो। यस सर। अब एक बार तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन लिखी गई, तो भाई इसी के लिए dx बाई डी टी उस बॉडी की वेलोसिटी, फिर dv बाई डी टी उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, चल पड़ेगी गाड़ी आगे। हाँ जी सर। तो तुम जो आज मैंने तुम्हें पढ़ाया इसे एक बार भाई ठीक से कोशिश करो कि ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। यस सर। घर पे जाके प्रैक्टिस करो, और फिर प्रैक्टिस करके अलग अलग जगह से बॉडी की इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। फिर तुम ये देखो कि तुम इस चीज को समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है सर। कोई दिक्कत हो तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। और जैसे हम इसको फेज डिफरेंस कहते हैं, तो ये डिफरेंस किन टर्म्स के बीच में है? डिफरेंस ये इस टर्म के बीच में है कि भाई हम इसमें ये देखते हैं कि मतलब जो बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो यस सर। उसमें बेसिकली हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअली में दो बॉडी का कंपैरिजन। हाँ, एक बॉडी तो हमने जैसे इस फिगर में देख ली, और वो दूसरी बॉडी कहाँ है? नहीं, अब दूसरी बॉडी जो होगी वो जब इसका कंपैरिजन दूसरी से करेंगे भाई तभी तो आएगी वो। ठीक है सर। मतलब ये तो एक तरीके से ऐसा समझ लो ना इसको कि एक बॉडी अपनी पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरह से बता रही है, हाँ मतलब सर। तो वो बताएगा कि भाई इसका दूसरी के कंपैरेटिवली फेज इतना डिफर कर। अब दो इक्वेशन से एक बार एग्जांपल दे दो। मैं मतलब इसमें एग्जांपल देने की तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखो ऐसा समझो कि जैसे नॉर्मली जो बॉडी राइट एक्सट्रीम से मोशन शुरू करेगी, यस सर। उसके सिवा तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। नहीं है सर। तो जब उसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो तुम ये देखो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो बॉडी राइट एक्सट्रीम से अपनी मोशन शुरू कर रही है उसकी इक्वेशन जो थी भाई ये थी। थी सर। तो ये इसका फेज जो है स्टार्टिंग में वो 0 हो गया ना, इनिशियल फेज। हाँ सर। तो अब दूसरी बॉडी कहीं दूसरी जगह से शुरू करती है, तो इसके रेस्पेक्ट में उसका फेज डिफरेंस कितना होगा। तो जैसे हमने पार्टिकल को a/2 पे रखा था, तब फेज डिफरेंस 60 डिग्री का आया। 60 डिग्री का है वो इसके रेस्पेक्ट में कहा है। अगर राइट एक्सट्रीम से कोई बॉडी ट्रेवल करती उसके रेस्पेक्ट में, अगर वो a/2 से ट्रेवल करती है तो उसके बीच में इसका फेज डिफरेंस 60 है। ठीक है सर। क्योंकि राइट एक्सट्रीम के बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकते ना राइट में। क्या सर? राइट एक्सट्रीम के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते सर। उसके लेफ्ट लेफ्ट में रह सकते हैं। तो हमने उसी को स्टैंडर्ड मान लिया। फिर उसी के रेस्पेक्ट में हम ये बता रहे हैं कि भाई इसके रेस्पेक्ट में इसका फेज डिफरेंस इतना है। ये इसका काम बेसिकली ये बताने का होता है कि हम मोशन कहाँ से शुरू कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। क्योंकि हर एक डायरेक्शन के लिए मतलब हर एक पोजीशन के लिए दो डायरेक्शन परमिटेड है। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम उससे दोनों को कंपेयर करके दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो पोजीशन का डिफरेंस है वो निकाल वो सकते निकल हैं। जाएगा वो हमारा। और अगर सिर्फ एक इक्वेशन है, तो उससे हमें उस पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। पोजीशन भी पता चलेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता चलेगी। मैं बताऊंगा आगे कैसे चलेगी वो। ठीक है सर। फिलहाल तो हमारा जो प्राइम वर्क है वो ये कि हमें किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी आ जाए, तो हमारा इस चैप्टर का ये समझो 60% काम खत्म हो। यस सर। क्योंकि अगर तुमने ये काम कर लिया तो इस चैप्टर में आगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कुछ बचने वाला है नहीं। ठीक है सर। ठीक है, बाकी काम कल करेंगे। गुड नाइट सर।